ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में जहां पे आज हम अर्थ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है ये रहेगा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और डिफरेंट लेयर्स कौन सी है एटमॉस्फेयर की वो आपको आने वाली स्लाइड्स में बता दिया जाएगा। देन हम मिस्ट्री स्लाइड को देखेंगे, फिर हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने नोट कर लेने हैं किसी भी तरीके से, या तो अपनी कॉपी पे या तो आपने इन्हीं नोट्स में एडिटिंग कर लेनी है बाद में, और फिर हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं जहां पे हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है कि एटमॉस्फेयर जो है ये किसके एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। ये हम अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी के वातावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर वो किन किन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। अब अगर एटमॉस्फेयर है तो या तो गैसेस से बना होगा या माइन्यूट डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा या फिर बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइन्यूट डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, क्योंकि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में सर उठा के देखें तो हम देखेंगे कि हमें कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब अगर उस पार्टिकल को हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से तो उसका जो साइज होगा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और गैसेस होंगी, क्योंकि गैसेस को भी हम देख नहीं पाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी गैसेस से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो नाइट्रोजन जो है वो मेन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की। मेन गैस क्यों है? क्योंकि इट इज 78%, ये 78% मात्रा में वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो मेजर गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की वो ऑक्सीजन है। क्लियर है? फर्स्ट जो है दैट इज नाइट्रोजन 78% है, सेकेंड जो है ऑक्सीजन है जो अप्रोक्सीमेटली 20% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। थर्ड जो मेजर गैस है हमारी वो आर्गन है। क्लियर है? क्योंकि वो 0.97% के अमाउंट में या क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। थर्ड मेजर गैस कौन सी होगी हमारी? आर्गन। और आर्गन जो है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। तो आर्गन जो है वो थर्ड मेजर जो गैस है वो है। फोर्थ मेजर गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर की है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रेस अमाउंट में, मींस ट्रेस अमाउंट मतलब स्मॉलर अमाउंट में और भी गैसेस प्रेजेंट हैं। अब जो हमारा अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस है वो टोटल 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? दैट इज 0.03%। क्लियर है? अब ये तो होगी बात कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है किन किन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट हो गई नाइट्रोजन, हमने देख लिया नाइट्रोजन के बारे में जो 78% जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गैस या मेजर गैस है दैट इज ऑक्सीजन जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो मेजर गैस है दैट इज आर्गन एंड दैट इज 0.98% के अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ट्रेस गैसेस के बारे में बात की, वो 0.03% के हिसाब से प्रेजेंट है। यहां पे लिखा गया है वाटर 1% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन फिफ्थ आ जाता है हमारा वाटर 1% के अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? ये वाटर वो है जो रेन कॉज करता है, जो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और जो हमारे सी से या लेक से या रिवर से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में गया है। क्लियर है? आई थिंक ये कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अभी सबको क्लियर हो गया है।
अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को चलते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये लिखा गया है अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बताई गई हैं। फर्स्ट है एक्सोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो 5 हैं, ये 5 जो लेयर्स यहाँ पे बताई गई हैं, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, देन आंसर इज 5। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, देन आंसर इज 5। अब वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, यहाँ पे नेम्स जो है वो मेंशन्ड है। एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है एंड ट्रोपोस्फेयर है। क्लियर है? बट इनको हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लेयर जो है वो अर्थ सरफेस के नजदीक है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है? क्या एक्सोस्फेयर अर्थ के क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है या ट्रोपोस्फेयर? तो रीड आउट हम करेंगे बॉटम से। हम बॉटम अप अप्रोच को देखेंगे, बॉटम अप अप्रोच लेंगे हम, क्योंकि अर्थ जो है वो नीचे वाली साइड, बॉटम वाली साइड प्रेजेंट है, तो हम बॉटम अप अप्रोच जो है उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट जो लेयर है दैट इज हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड लेयर मीजोस्फेयर है, फोर्थ लेयर जो है थर्मोस्फेयर है, देन फिफ्थ लेयर जो है एक्सोस्फेयर है। अब यहाँ पे हम कुछ इन लेयर्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हर लेयर का क्या फंक्शन होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने हैं अभी, या तो आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए कि हर लेयर का क्या फंक्शन है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में आपने याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे वेदर एक्टिविटीज, जो भी वेदर एक्टिविटीज होते हैं हमारे, वेदर एक्टिविटीज में क्या होता है हमारा, बारिश मतलब प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, वो सारे के सारे हमारे ट्रोपोस्फेयर में होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक माउंटेन भी बताया गया है, तो जो भी माउंटेन की रेंजेस हैं वो उनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा ट्रोपोस्फेयर तक ही होगी। क्लियर है? सारे के सारे वेदर फिनोमिनाज जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, सब कुछ सब यहाँ पे होगा, और मैक्सिमम टर्बुलेंस भी यहीं पे होगा। क्लियर है? मैक्सिमम टर्बुलेंस भी इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। क्लियर है? जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स की तरफ जाते जाएंगे तो टर्बुलेंस जो है हमारा कम होता रहेगा। क्लियर है? अब ये बात हो गई हमारी ट्रोपोस्फेयर के बारे में कि यहाँ पे वेदर एक्टिविटीज या वेदर फिनोमिना जो होते हैं यहीं पे होते हैं, और इससे ऊपर वाली किसी लेयर में कोई भी वेदर फिनोमिना, क्लाउड फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्लियर है? तो आपने ये याद रखना, ट्रोपोस्फेयर का जो मेन फंक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ये है कि इसकी वजह से ही, इसी लेयर में ही क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और इसी लेयर की वजह से जो है हमारे अर्थ के ऊपर बारिश होती है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूं मैं? अब आप देखिए ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे सूरज से बहुत सारी रेज हमारी अर्थ की तरफ को आ रही हैं। ये सन है, बहुत सारी रेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ आ रही हैं, ट्रोपोस्फेयर में भी आती हैं। हम ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ही रह रहे हैं, बॉटम ऑफ द सरफेस, हम ट्रोपोस्फेयर पे रह रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर मैंने क्यों बोला है इसको? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो, वहां पे ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? आपको पता है जब भी सूरज की रेडिएशन जो है अर्थ की तरफ को आती है तो ओजोन लेयर जो है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। यूवी रेडिएशन से बचाता है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि हम जब सुबह सुबह रेडी होते हैं या कुछ भी होता है तो हम सनस्क्रीन्स यूज करते हैं। वो सनस्क्रीन्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओजोन लेयर में जो है वो होल क्रिएट हो गया है, ओजोन लेयर में होल क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से जो ये यूवी रेडिएशंस हैं
पहले ओजोन लेयर इसको इफेक्टिवली रोक पाती थी, अब ये जो यूवी रेडिएशंस है वो अर्थ पे डायरेक्टली आ रही है और हमारी बॉडी को हार्म कर रही हैं। ये यूवी रेडिएशंस की वजह से ही बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर जो है होता है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेटोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है, क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारी इंपॉर्टेंट लेयर है, किसकी वजह से? ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस लेयर पे, इस एटमॉस्फेयर की लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। फर्स्ट तो ये। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस सबसे ज्यादा होता है। टर्बुलेंस सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में होगा और यहाँ पे ही वेदर एक्टिविटीज होती हैं। वेदर एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे जो टर्बुलेंस है वो कम होता है। टर्बुलेंस कम होगा तो इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, टर्बुलेंस जो है वो मिनिमम होता है, लेसर। और थर्ड जो है, अब देखिए, क्योंकि टर्बुलेंस सबसे ज्यादा कम है तो जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं या हमारे जेट प्लेन्स हैं या कोई भी फाइटर प्लेन है, वो इसी लेयर में ट्रेवल करेंगे। मीन स्ट्रेटोस्फेयर अब किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया? फर्स्ट, यहाँ पे ओजोन लेयर है। सेकंड, टर्बुलेंस की कमी है। थर्ड जो है, टर्बुलेंस कम है इसलिए एरोप्लेन, जेट प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स जो है इसी लेयर में जो है ट्रेवल करेंगे। क्लियर है? ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर एक्टिविटीज होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ते हैं। आपने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जो है हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है मीजोस्फेयर। क्लियर है? मीजोस्फेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है एटमॉस्फेयर की, ये जस्ट ट्रांजिशन लेयर है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये एक ट्रांजिशन लेयर है, ट्रांजिशन लेयर है। क्लियर है? मोस्टली जो मीटियोर शावर्स होते हैं, मीटियोर शावर्स होते हैं, मोस्टली मीटियोर शावर्स, जिनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, वो इसी एटमॉस्फेयर की लेयर में जो है हमें विजिबल होते हैं। क्लियर है? मीजोस्फेयर जो है वो सिर्फ शूटिंग स्टार और मीटियोर्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है जैसे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर थी। नेक्स्ट जो है हम थर्मोस्फेयर पे आते हैं। थर्मोस्फेयर जो है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने थर्मो लिखा हुआ है और स्फेयर लिखा हुआ है, तो थर्मो बेसिकली थर्मल से एसोसिएटेड होता है। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्लियर है? थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं क्योंकि अब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। तो इस लेयर का जो मोस्टली यूज किया जाता है वो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशंस क्या हुआ? रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। आपने रेडियोस को सुना होगा, तो हमने ये भी सुना है कि एफएम इतने पे फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहा है, 92.3 रेड एफएम चल रहा है, 94.7 रेड एफएम चल रहा है। जो भी एफएम चलते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज जो है इनके लिए सैटेलाइट्स जो है इसी लेयर में प्लेस की जाती है, थर्मोस्फेयर में, और इसी लेयर को जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसी भी रेडियो स्टेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो इस सैटेलाइट पे जाएगी, वहां पे रिकॉर्डिंग होती है, देन उसको जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है। जो हमारे रेडियो स्टूडियोज हैं वहां से इसको ट्रांसमिट किया जाता है, ये सोर्स है। इसको ट्रांसमिट किया जाएगा सैटेलाइट्स पे और सैटेलाइट्स जो है इनको कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन मतलब हम तक पहुंचा देंगी। क्लियर है? तो थर्मोस्फेयर जो है उसका काम है रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है उसको। क्लियर है? नेक्स्ट जो है एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर में बेसिकली हमारे जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं या सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं या कोई भी एस्ट्रॉइड्स है या कुछ भी है, वो इन्हीं इसी लेयर में होता है। ये लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। क्लियर है?
एक्सोस्फेयर जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं या सन से जो भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं या कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है वो इसी लेयर में आएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के सारे जो स्पेशियल हमारे इवेंट्स होते हैं, जो स्पेशल इवेंट्स होंगे वो इसी लेयर में होंगे। क्लियर है? अगर किसी को ये क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से आप रिवाइंड करके इसको सुन सकते हैं और अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ Earth's एटमॉस्फेयर। क्लियर है? हम पहले आते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ये फर्स्ट लेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन फिफ्थ पे एक्सोस्फेयर। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये आपको बताया गया है इस तरफ को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ को टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यही है। और ये y एक्सिस पे आपको क्या बताया गया है? y एक्सिस पे आपको अर्थ से डिस्टेंस बताया गया है। तो y एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है? x एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ बना है डिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का। क्लियर है? अब हम फर्स्ट लेयर पे देखते हैं। फर्स्ट लेयर जो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होती है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ को जाएंगे, मतलब हाइट की तरफ को जाएंगे, हम हाइट की तरफ को जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है। अब इस चीज को आप किस तरह से समझ सकते हो? अगर आप किसी भी प्लेन सरफेस पे रह रहे हो, आप किसी प्लेन एरियाज में रह रहे हो, राजस्थान मान लो, यूपी मान लो, राजस्थान को मान लो या यूपी मान लो, प्लेन एरियाज है वो, आपको पता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और इसी तरह से आप हिली एरियाज में चले जाओ, जब आप हिली एरियाज में जाते हो तो क्या हुआ? हाइट इंक्रीज हुई। हाइट इंक्रीज होती है जहां पे, चाहे आप हिमाचल को ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड को ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर को ले लीजिए, तो आपको पता है वहां पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है। वो क्यों कम है? क्योंकि वो हाइट पे है। तो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ को, मतलब हमारी हाइट या ऑल्टीट्यूड हमारा जो है वो इंक्रीज करता है, उस तब हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। तो ट्रोपोस्फेयर में भी इसी तरह से है, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो हम आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पे। क्या स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऐसा ही होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में जो है जैसे जैसे हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है, तो ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था ट्रोपोस्फेयर में। बट जैसे जैसे हम हाइट में और ऊपर की तरफ को जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, तो हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है। बट अभी हमने क्या बोला कि हाइट के साथ तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर के केस में ऐसा क्यों है कि हाइट के साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है? उसका रीजन है ओजोन लेयर। अब ओजोन का क्या कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेटोस्फेयर की टेम्परेचर को इंक्रीज करने का? आप देखिए सन से जो रेडिएशंस अर्थ की तरफ को आती हैं, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ओजोन लेयर जो है सन से आई रेडिएशन से यूवी रेडिएशंस जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो हम तक ना पहुंचे और हमें हार्म ना पहुंचाए। तो ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं या इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, ओजोन लेयर उनको कुछ क्वांटिटी में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। इसीलिए जो है स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब दो फैक्ट्स हमें स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पता चल गए। एक तो ये ओजोन लेयर वहां पे प्रेजेंट है। अब ओजोन लेयर वहां पे प्रेजेंट है इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है वहां पे हाइट के साथ। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मीजोस्फेयर पे। मीजोस्फेयर में मैंने आपको बोला इतनी कोई थर्मल एक्टिविटीज नहीं होती हैं या ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज किया था,
वैसे ही हमारा मीजोस्फेयर में भी हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। क्लियर है? अब आप देखिए ट्रोपोस्फेयर में जितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसके कंपैरिजन में मीजोस्फेयर में जो डिक्रीज है वो ज्यादा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ ट्रोपोस्फेयर में जनरली -50 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाउंड्री पे जो टेम्परेचर डिक्रीज या टेम्परेचर हम देखते हैं वो -50 डिग्री या -60 डिग्री के अराउंड होता है, इसी रेंज में होता है। जो टेम्परेचर डिक्रीज हमारा मीजोस्फेयर में होता है वो अराउंड 90 डिग्रीज के अराउंड होता है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं मीजोस्फेयर के बाउंड्री पे वो -90 डिग्रीज है। क्लियर है? अब जब हम थर्मोस्फेयर की तरफ जाएंगे, अब नाम में ही थर्मल है, नाम में ही हीट है, नाम में ही हीट है, तो जैसे हम थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो हाइट के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्योंकि इस लेयर का नाम ही थर्मोस्फेयर है तो आप समझ जाइए यहाँ पे हीट जो है वो ज्यादा होगी, हीट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, थर्मल है इसीलिए हमारा इंक्रीज होगा हाई जो टेम्परेचर है हाइट के साथ। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जो है हाइट जो के साथ जो हमारा टेम्परेचर था वो डिक्रीज कर रहा था। देन हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, मीजोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा था और थर्मोस्फेयर में हमारा हाइट के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताने जा रही हूँ, वो ये है कि ट्रोपोस्फेयर की जहां पे बाउंड्री एंड होती है उसे हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री जहां पे एंड होती है उसको बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फेयर की बाउंड्री जहां पे एंड होती है उसे बोलेंगे मीजोपॉज। थर्मोस्फेयर की बाउंड्री जहां पे एंड होती है उसे बोलेंगे थर्मोपॉज। क्लियर है? अब आपने इसे याद कैसे रखना है? आपको पता है पॉज का मतलब क्या होता है? पॉज का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना ही होता है पॉज का मतलब। तो ट्रोपोस्फेयर मतलब ट्रोपो जहां पे रुक गई उसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज, वहां पे ट्रोपो की बाउंड्री का एंड है। स्ट्रेटोपॉज का मतलब जहां पे स्ट्रेटो की बाउंड्री का एंड है। मीजोपॉज उसी तरह से जहां पे मीजो की बाउंड्री का एंड है। थर्मोपॉज मतलब जहां पे थर्मोस्फेयर की बाउंड्री का एंड है। क्लियर है? अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, वो है ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर पे वो अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर के अराउंड होती है। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर पे अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर होती है और पोल्स पे जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की ये अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर होती है। ओके, अब आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्रीज के हाइट का जो डिफरेंस है इक्वेटर या पोल्स पे ये क्यों है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जो है वो बताएंगे कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट का जो डिफरेंस है इक्वेटर पे या पोल्स पे वो क्यों है, जबकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बताई गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 10 किलोमीटर्स को। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट लाइन बताया कि 10 किलोमीटर्स पे हमारा जो है ट्रोपोपॉज आ गया, बट एक्चुअली में जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है इक्वेटर पे वो 18 किलोमीटर्स के अराउंड होती है और पोल्स पे जो है वो 8 किलोमीटर्स के अराउंड होती है। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो रीजन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन कर लिया है टेम्परेचर्स का डिफरेंट लेयर्स में क्या जो है रोल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसका पिक्टोग्राफ दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन जो है प्रीवियस जो है स्लाइड में कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा ब्रीफिंग लेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर जो है फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमने देख लिया है। 18 किलोमीटर हाइट होती है इक्वेटर पे, 8 किलोमीटर हाइट होती है पोल्स पे, ये भी हमने देख लिया है। इसका रीजन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में वो हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ये मैंने आपको बता दिया और इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी को वो रीजन समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। और मोर देन 90% जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की वो इसी लेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ट्रोपोपॉज पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो
-58 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लो होता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर पे आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है सेकेंड लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। हमने देख लिया था टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है स्ट्रेटोस्फेयर में विद हाइट। क्यों? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड टर्बुलेंस, जो हमने पढ़ा था, क्लाउड से एंड टर्बुलेंस से फ्री होती है ये लेयर, एंड इज आइडियल फॉर फ्लाइंग कंडीशंस। इसीलिए वहां पे एरोप्लेन्स, हमारे जेट प्लेन्स या हमारे फाइटर प्लेन्स जो हैं मोस्टली उसी लेयर में जो है ट्रेवल करते हैं। ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो मीजोस्फेयर है। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और थर्मोस्फेयर से नीचे की तरफ को होगी। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स की हाइट तक जो है इस लेयर की थिकनेस होती है और इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट जो है जनरली 500 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर यहाँ पे भी इंक्रीज करता है क्योंकि ये एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लेयर जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए या रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट जो लिखा गया है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर्स एंड ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स। ये लेयर में जैसे ही यूनिवर्स से मीटियोर्स या मीटियोराइट्स या एस्ट्रॉइड्स आते हैं तो वो जनरली, हमने आपको बताया था कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मीटियोर्स जो है वो डस्टी पार्टिकल्स या आइसी पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस की तरफ को आते हैं और अर्थ के सरफेस में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही वो खुद को जला लेते हैं। तो जैसे ही मीटियोर्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किए, थर्मोस्फेयर में एंटर किए, वैसे ही दे बर्न देमसेल्व्स, वो खुद को जला लेते हैं। और उसी तरह से जो सैटेलाइट्स खराब हो गई हैं उनको भी इसी सैटेलाइट्स में जैसे इसी लेयर में आती हैं तो वो खुद को बर्न कर लेती हैं। बट हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि मीटियोर्स जो है वो मीजोस्फेयर से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो मीटियोर्स बच जाते हैं, मीटियोर्स जो बच जाएंगे, जो मीटियोराइट्स बन जाते हैं, वो हमारे मीजोस्फेयर की लेयर तक आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक चीज है वो आपने ये है कि मीटियोर्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। मीटियोर्स क्या होते हैं, जब हमने यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम को कवर किया था उस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बारे में बताया था। अगर किसी को उस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो आप उस लेक्चर को जो है सुन सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। अब लास्ट लेयर जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब एक्सटर्नल, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हाइट जनरली रहती है 1000 किलोमीटर तक। तो अब हमें पता चल गया हमारे एटमॉस्फेयर की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज अराउंड 1000 ऑफ किलोमीटर्स। ये जो लेयर है दैट मर्जेस विद इंटरप्लैनेटरी स्पेस। अब आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे यूनिवर्स जो है उसमें हम जाते जाएंगे। तो ये जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारी इंटरप्लैनेटरी स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। यहाँ पे इस टेम्परेचर में जनरली टेम्परेचर, इस लेयर में जो टेम्परेचर है जनरली बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस लेयर में सोलर फ्लेयर्स आते हैं। सोलर फ्लेयर्स को सोलर स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। सोलर स्टॉर्म्स भी आते हैं इस लेयर में। तो जब सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, सन से डायरेक्ट रेडिएशंस आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स की रेंज में होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर। क्लियर है? अगर किसी को भी लेयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम है जो भी बताया गया है आपको लेक्चर में, तो आप दोबारा से लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं, दोबारा से लेक्चर को सुन सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है मिस्ट्री स्लाइड। मिस्ट्री स्लाइड में हवाएं कुछ कह रही हैं।
हवाएं कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हवाएं पूछ रही हैं क्यों चलती है पवन। अब आपने मुझे ये बताना है कि मिस्ट्री स्लाइड में जो लिखा गया है क्यों चलती है पवन, इसका रीजन क्या है? या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या रीजन है इसका, नहीं तो आपको अगले लेक्चर में जो है वो इस मिस्ट्री स्लाइड की मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, तो देख लेते हैं। जनरली अर्थ का जो 99% एटमॉस्फेयर है वो 30 to 40 किलोमीटर की हाइट तक ही होता है। 99% एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? 99% ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि 99% ऑफ गैसेस, 99% ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड 99% ऑफ वाटर वेपर जो है इसी लेयर में प्रेजेंट होंगे 30 to 40 किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब सन्स रेडिएशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है? अब आपने मेरे को एक बात बतानी है, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है वो तो ठंडे होते हैं। वाटर वेपर का नेचर कैसा होता है? वाटर का नेचर कैसा होता है? कोल्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है? हॉट होता है, जनरली जल्दी हीट हो जाती है ये। तो ये दोनों गैसेस जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इवेपोरेशन में हेल्प करेंगी। वाटर वेपर्स जो है वो रेन कॉज करेंगे, प्रेसिपिटेशन होएगी और इसलिए वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉर्म करते हैं। आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे अलग से फिर वीडियो जो है लॉन्च कर दी जाएगी। आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे अलग से वीडियो चाहिए तो। बेसिकली अब मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है आपसे, जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और किन किन गैसेस को जो है ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा, एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज द सन एंड द सराउंडिंग अपीयर्स रेड। आपने देखा होगा सुबह और शाम को जो सन के आसपास का एरिया होता है वो रेड अपीयरेंस देता है। वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स लिखे गए हैं ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे। एलिमिनेशन में मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं है। नेक्स्ट जो है क्लाउड फॉर्मेशन जनरली अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि जो भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। वेदर इवेंट्स हमारे, वेदर फिनोमिनाज हमारे हमारे टर्बुलेंस जो है मैक्सिमम वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ये फैक्ट्स है हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आंसर्स आपने या तो इस बताई गई ईमेल आईडी पे मेल कर देने हैं या तो आप इनके आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी 10 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं इनके आंसर्स या तो आप मुझे मेल कर दीजिए या तो इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख दीजिए। अगर आप मेल करते हैं तो आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएंगे अपने क्वेश्चंस के कि वो करेक्ट है कि नहीं है। और अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर इनके जवाब जो है टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लीजिए और आंसर जो है वो भेज दीजिएगा। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जितने भी आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं ये आपने साथ के साथ जो है करते जाने हैं। अभी आपको ये एमसीक्यूज जो है 10 लग रहे हैं, पर जब ये लेक्चर्स 25 हो जाएंगे या 50 हो जाएंगे तो आप देख लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो आप 500 MCQs जो हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड कर चुके होंगे। तो हमेशा छोटी छोटी चीजें जो है वो करते रहना चाहिए टू मेक अ बिग डिफरेंस। स्मॉल चेंजेस मेक द बिग डिफरेंस, ये बात आपने याद रखनी है। आज अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तभी आप कहीं पे पहुंचोगे। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, विंड्स क्यों ब्लो करती हैं, क्या होता है, क्या रीजन होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।